अगर हम इंडिया वापस भी चले जाते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम ना कंटिन्यू कर सके। साउथ कोरिया और ही जब आप क्यों चूज किया? व्हाई नॉट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया? और लगी वो यहाँ की सिक्योरिटी है। लाइक आप यहाँ बहुत ज़्यादा इंसान सिक्योर है, बहुत ज़्यादा। आप रात के 2 बजे लैब में अकेले काम कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप घूम रहे हो रास्ते पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ के प्रोफेसर्स में मैंने ये चीज़ बात देखी, जब तक ना वो 100% श्योर हो तब तक वो कोई चीज़ ना पब्लिश नहीं करते या कि कोई साउथ चीज़। कोरिया में रेसिज्म बहुत होता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर ये लिखा होता है डॉग्स एंड इंडियंस और पाकिस्तानीज एंड बेसिकली बांग्लादेशी, नेपाल, ये वाली जो कंट्रीज के लोग हैं उनको अलाउड नहीं करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी बीएससी कर रहा है या फिर एमएससी कर रहा है या फिर कोई बीटेक भी कर रहा है, तो उनको क्या चीजें करनी चाहिए कि अगर उनको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उनकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में? चीज है कि आप अपने ना रिसर्च वर्क पे फोकस करें। आप अगर जब आप मास्टर्स चूज कर रहे हो और अगर आपके जहन में ये है कि आपको बाहर जाना है तो आप उस हिसाब से चूज करें। एंड स्टाइपेंड कितनी है तुम्हारी? Hi, welcome to my YouTube channel. I'm Nikita and today I have Bushra Rashid. She is doing her PhD in chemistry from South Korea. So, yeah. Hi Bushra, welcome to my YouTube channel. How are you? Hello Nikita, how are you? I'm fine. How are you? I am good. So, आज हम ऐसे पॉडकास्ट करने वाले हैं तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहेगी, ज़्यादा कुछ मैंने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर नहीं किए हैं। तो नॉर्मल जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर मुझे कुछ क्वेश्चन है तो मैं पूछ सकती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई क्वेश्चन है या फिर तुम्हें कुछ ऐड करना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके ओके। सो टेल मी कि तुमने साउथ कोरिया ही क्यों चूज किया? व्हाई नॉट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दोज काइंड ऑफ कंट्रीज? मेरा साउथ कोरिया चूज करने का कोई पर्टिकुलरली डिसीजन नहीं था। लाइक मतलब मुझे यहाँ पे एक अच्छी लैब मिली, अच्छे प्रोफेसर मिले, तो मैंने कहा क्यों नहीं साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया मुझे लगता है यहाँ आने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि साउथ कोरिया में क्या क्या चीजें अच्छी है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो यहाँ की सिक्योरिटी है। लाइक आप यहाँ बहुत ज्यादा इंसान सिक्योर है, बहुत ज्यादा। आप रात के 2 बजे लैब में अकेले काम कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप घूम रहे हो रास्ते पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता है एज अ गर्ल अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो तो साउथ कोरिया से बेस्ट कोई कंट्री नहीं है। हाँ, और वही जब यहाँ मैं के तुम्हें रिसर्च वर्क पॉडकास्ट भी के लिए बोल रही थी तो उस टाइम पे तुम यूनिवर्सिटी में थी, आई गेस 1 बजे होंगे तुम्हारे वहां पे। जी जी। हम्म। बढ़िया। तुम क्या बोल रही थी? आई एम सॉरी, मैं मैंने तुम्हें ये बीच में रोक बोल दिया। रही थी कि रिसर्च वर्क मतलब की बात भी अगर हम करें तो यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च होता है। लाइक यहाँ के प्रोफेसर्स में मैंने ये चीज बात देखी, जब तक ना वो 100% श्योर हो तब तक वो कोई चीज ना पब्लिश नहीं करते या कोई चीज ऐसी नहीं कि हाँ ठीक है। मतलब अगर हमारे रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं तो हम ना उसको 2-3 बारी और ट्राई कर लेते हैं, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक से। तब जाके जब तक ना वो खुद श्योर हो जाए तब तक वो उस चीज को आगे नहीं ले जाते। तो ये मतलब रिसर्च वर्क यहाँ का काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आना चाहिए बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे काफी इंडियंस है, यहाँ पे ऑलरेडी है, बट फिर भी मोस्टली प्रेफर नहीं करते। तो उन्हें कहना चाहूंगी कि साउथ कोरिया आ जाए। साउथ कोरिया बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ अच्छा रिसर्च वर्क होता है और यहाँ बहुत ज्यादा आप सिक्योर भी हो, स्पेशली अगर अगर आप गर्ल हो। हाँ, वो तो है, बट मैंने ये भी नोटिस किया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और लोग भी यही बोलते हैं कि तुम्हें रेसिज्म का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तुमने कुछ ऐसा फील किया है या तुम्हारे साथ कुछ हुआ या तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो तुमने नोटिस किया हो? टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। शायद जो लोग मुझे मिले वो अच्छे हैं क्योंकि मेरी लैब अच्छी है, मेरी लैबमेट्स अच्छे हैं, मतलब उनमें ये सारी चीजें नहीं है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं, जो मतलब मेरे फ्रेंड्स भी है जो वो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनके साथ होता है। लाइक कोरियंस को शायद बेटर ट्रीट करते हैं उनसे। तो मैं अपने हिसाब से बोलूं मुझे फेस नहीं हुआ, बट अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो शायद उनके साथ ऐसी चीजें होती है।
अम, उसका एक रीजन शायद ये भी हो सकता है, अगर हम वर्क कल्चर की बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और इन लोगों की टाइमिंग और हमारी टाइमिंग ना बहुत डिफरेंट है। लाइक ये सुबह इनका टाइमिंग ये होता है कि 9 मीन्स एग्जैक्ट 9, और रात के 10 मीन्स एग्जैक्ट हम्म 10। तो आप 9 एक पे लैब नहीं आ सकते। अगर आप कोरियन हो तो अगर आपका टाइम 9 है तो आप ये 9 पे ही आएंगे, और 10। तो हमारा ये है कि हम थोड़ा उधर उधर करते हैं, तो इनका काम करने का तरीका हमसे डिफरेंट है। तो शायद इस वजह से इनको प्रेफरेंसेस ज्यादा देते हैं कि ये लोग, इन लोगों में ये सारी चीजें नहीं है कि ये टाइम के पाबंद है, ये काम अपना ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो हम्म। इस खैर वजह से वो तो शायद। हो गया कि सॉरी व्हाट। हाँ, मतलब मैं लैब की बात कर रही हूँ, बाहर नहीं, हम्म। मतलब इन लैब्स तो नहीं, मैंने प्रेफरेंसेस दी पता है क्या, जाती है कुछ। मैंने ना वीडियोस में देखा है हम्म। कि लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर ये लिखा होता है डॉग्स एंड इंडियंस और पाकिस्तानीज एंड बेसिकली बांग्लादेशी, नेपाल, ये वाली जो कंट्रीज के लोग हैं उनको अलाउड नहीं करते हैं। लैब्स तुमने के देखा है बाहर कुछ अगर मैं ऐसा? बात करूं तो मुझे तो किसी जगह ये सारी चीजें नहीं दिखी। अभी तक तो मुझे नहीं दिखी। हाँ, मैंने सुना था कि मतलब जो इन प्रीवियस इयर्स ऐसा होता था, बट अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे किसी ने बोला आप इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप वो नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, और मैंने यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं देखी। इनफैक्ट काफी अच्छा वेलकमिंग इनका होता है नेचर। अगर आप किसी जगह जाओगे, ये लोग अच्छे से आपको वेलकम करते हैं। हम्म। तो अभी हम सीधा बात ही करने लगे, तुमने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तुम कहाँ से हो एंड एवरीथिंग, तो वो भी बताओ। तुमने तुमने पूछा कहाँ ही से नहीं। तुमने कहाँ से मास्टर्स करी है, उसके बाद क्या क्या रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया है, कोई पेपर पब्लिश किया या फिर कोई ऑनलाइन इंटर्नशिप्स या वगैरह, मतलब काइंड ऑफ योर प्रोफाइल। आह, तुम तो मुझे जानती हो, तो मैं लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम बुशरा रशीद है। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम इंडिया। Currently, I am doing my PhD from South Korea, King Fook National University, in applied chemistry, and I have done my master's with Nikita from NIT Srinagar. In my master's, I have two publications, हम्म। two research publications. Uh, for research, I haven't done any internship, but yeah, I have worked in my lab for at least 1.5 year in a place of only 6 months, because I want to gain a lot of research experience, lot of research knowledge, so that I can get any well position in abroad. My main focus was to get a good position in anywhere in world, not in India. Like, so this is it. ओके, सो जब तुम्हारी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी उसके बाद भी तुमने 1.5 ईयर सेम Yeah. यूनिवर्सिटी की लैब ज्वाइन की, तो वो बेसिकली काइंड ऑफ इंटर्नशिप हो जाती है आफ्टर हाँ, दैट। बेसिकली आप समझ सकते हो कि वो काइंड ऑफ इंटर्नशिप थी, या ऐसा था कि जो मैं काम मास्टर्स में ऑलरेडी कर रही थी, तो मैं उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, तो हम्म। उसको कंटिन्यू करना चाहती थी। और ये भी कि जो मेरे प्रोफेसर वहाँ पे थे, वो काफी अंडरस्टैंडिंग थे, वो काफी हेल्पिंग थे, और वो वही मुझे गाइड करते थे कि मुझे कैसे करना है, कहाँ जाना है, मतलब हर एक चीज उन्होंने मुझे गाइड की है। तो उन्होंने मुझे अपनी लैब दी, उन्होंने बोला तुम्हें जितना काम करना है, तुम्हें जिस पे काम करना है तुम वो कर लो, ताकि तुम्हारी पोजीशन सिक्योर हो जाए। तो हम्म। मैंने उसी लैब में काम किया। हाँ। तुमने डॉक्टर सैफुल्ला लोन की लैब में काम किया ना? मैं अम, मलिक अब्दुल वाहिद जो है, उनकी उनके साथ काम ओके। करती थी। तो मतलब मैं उनकी लैब में काम करती थी, और जो डॉक्टर सैफुल्ला लोन है, मैं उनके साथ भी काम करती थी, लेकिन उनके साथ मैं मतलब आप उन्हें एज अ को सुपरवाइजर समझ सकते हैं। लाइक उनके साथ हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जो उनके स्टूडेंट्स काम करते थे, मैं उनकी हेल्प करती थी, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस में,
और वैसे ही वो मेरी हेल्प करते थे कभी कभी, और बाकी चीजों में भी उन्होंने मेरी हेल्प की है, रिकमेंडेशंस में मेरी उन्होंने हेल्प की है बहुत ज्यादा। तो लेकिन जो मेरे मेन प्रोफेसर थे, जो मेरे जिनके साथ मैं प्रोजेक्ट करती थी, वो अब्दुल मलिक वाहिद सर थे। ओके। तुम इंडिया वापस आओगे पीएचडी के बाद, या उधर ही रहने का इरादा है, या फिर कोई और कंट्री में जाना है, एक्सप्लोर करना है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर पीएचडी? प्लान्स तो बहुत ज्यादा है। कभी एक प्लान होता है, कभी दूसरा होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अ, अभी फिलहाल पीएचडी पे फोकस है। इरादा यही है कि अगर हम इंडिया वापस भी चले जाते हैं तो हमें पता है कि वहां पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हम ना कंटिन्यू कर सके। और जब आप मुझे लगता है इस स्टेज पे आते हो जहां आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो या अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स अपना करते हो, तो हमारे दिमाग में यही चीज होती है कि अब इससे ना आगे एक स्टेप चला जाए, एक स्टेप पीछे नहीं। मतलब जैसे मैं एनआईटी में थी तो मेरा ये था कि अब वापस से मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी नहीं जाना। वापस से अगर मैं एनआईटी में आई हूँ तो मैं ना एटलीस्ट आईआईटी चली जाऊं, अगर मैं इंडिया की बात करूं। तो वो अलग बात है, फिर मैंने आईआईटी से डायरेक्ट छलांग साउथ कोरिया में लगा ली। तो उसी तरीके से ये है कि अगर मैं साउथ कोरिया में हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं इससे अच्छी जगह चली जाऊं। और इंडिया में अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो अच्छी हो, तो शायद मैं अवेल करूं। लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे अभी कोई अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख नहीं रही है। तो बट अभी टाइम है, देखते हैं आगे क्या कहाँ जाएंगे। ओके। मेरे को ना एक ऐसे पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना है जो कितना पर्सनल है भी नहीं। हम्म मतलब तुमने अपनी पर्सनालिटी में और कॉन्फिडेंस में, और जो जैसी तुम पहले थी यहाँ आने से हम्म पहले और यहाँ आने के बाद, तो बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तुमने बहुत कुछ सीखा होगा एज अ कॉन्फिडेंट गर्ल एंड एवरीथिंग, लिविंग अलोन इन हम्म अब्रॉड। तो मतलब क्या तुम्हें ऐसे चेंजेस महसूस हुए अपने आप में? हम्म। आप मुझे मास्टर से जानते हैं तो शायद आपको पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पहले भी थी। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, मतलब मैं पहले से ही, बचपन से ही मैं काफी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट थी। लेकिन साउथ कोरिया आने के बाद शायद इंसान को पता चल शायद मुझे ये चीज पता चल गई कि मैं कौन कौन सी चीज कर सकती हूँ। लाइक इंडिया में रह के बहुत सारी चीजों का एक डर सा रहता है इंसान के दिमाग में कि अकेले कैसे रहूं, या अकेले आप ट्रैवल करते हो, मतलब डायरेक्ट आप पहले तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट अकेले नहीं जाते। अगर हमें कोई काम होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे साथ, हमारा एडमिशन प्रोसेस, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा हॉस्टल, सारा कुछ हमारे पेरेंट्स देखते हैं। यहाँ बस हमारे पेरेंट्स आ भी नहीं सकते हमारे साथ, हमें देख भी नहीं सकते हम कहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें खुद से करनी पड़ती है। तो इजी नहीं है हर एक के लिए। मुझे लगता है कि बाहर रहना, बाहर सेटल होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको बहुत ज्यादा करेज चाहिए होगी, आपको बहुत ज्यादा लाइक खुद पे विश्वास होना चाहिए, बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद मुझ में जो मुझे लगता था कि मेरी वीकनेसेस है या कुछ, तो उनको ओवरकम किया मैंने। और यहाँ आने के बाद शायद मैं और ज्यादा स्ट्रांग होगी। शायद मैं पहले इमोशनली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि मैं अगर अकेली भी रहती थी तो फ्रेंड्स होते थे, फ्रेंड्स नहीं तो फैमिली होती थी, कोई ना कोई साथ होता था। तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सारा कुछ खुद से करना है। लाइक आप सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक आपको सारा कुछ खुद ही मैनेज करना है, आपका खाना पीना, आपको हर एक चीज। तो वो शायद मेरी लाइफ में मुझे स्ट्रांग उसने बना दिया। ओके। अब थोड़ा सा मतलब जो तुम्हारा प्रोसेस था पूरा एडमिशन तक का, तुमने कैसे स्टार्ट किया, एप्लीकेशन प्रोसेस कितना, उसमें पैसे लगे हैं, कितना टाइम लगा है, फिर वीजा प्रोसेस कितना हार्ड है? जैसे यूएस का तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ऐसे हम्म इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो वो हम्म है। मेरे चैनल पे मैं बोलती रहती हूँ यूएस के बारे में, बट साउथ कोरिया के बारे में नहीं पता है लोगों को। तो वो हम्म तुम बता दो। हाँ, तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे जब एडमिशन हुआ था तो वो प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे हुआ है। प्रोफेसर स्कॉलरशिप मींस कि मुझे प्रोफेसर फंड करते हैं।
तो मेरी डॉक्टर सैफुल्लाह सर ने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी मेरे प्रोफेसर के अंडर। तो जब मेरा प्रोफेसर के साथ मतलब एक्सेप्टेंस सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस हो गया। एडमिशन प्रोसेस में 6 महीने का टाइम लगता है। लाइक अगर मैं ओके। मुझे स्प्रिंग सेशन में आना है तो 6 महीने से मैं एडमिशन कर लूंगी, और फिर जाके मैं स्प्रिंग सेशन में आ जाऊंगी। लाइक अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, और फिर जाके मैं मार्च में आऊंगी। उसी तरीके से अगर मुझे फॉल में आना है तो मुझे अप्रैल से स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब जाके मैं सितंबर में आ जाऊंगी। तो 6 महीने का गैप है, उसमें आप का सारा एडमिशन प्रोसेस होता है, उसमें वीजा भी है, सब कुछ। तो एडमिशन प्रोसेस अगर जब आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हो, आपकी फीस अराउंड इंडियन 5,000 होती है, जो आपको पे करनी है। ओके। और सबसे पहले आप अपने ना डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके अपोस्टाइल होने चाहिए। तो वो वेरीफाई होके फिर बाद में जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। तो आई एम इंटरव्यू सॉरी टू इंटरप्ट, कौन से डॉक्यूमेंट्स? मतलब जैसे हमारे डिग्री के हुए, डिग्री मास्टर्स डिग्री हम्म। जो हमारा था, अगर मैं पीएचडी के लिए कर रही हूँ, या हमारी बैचलर्स की हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स, और कभी कभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी, अगर आप हम्म। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। यही डॉक्यूमेंट जो इजीली हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और उसमें हमारा तो ये भी सीवी भी होता है, और जो आपका रिसर्च प्लान होता है वो भी आपको सेंड करना पड़ता है। ओके, तो आप वो कुछ पूछ रहे जो तुम्हारी मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे एप्लीकेशन में ही होते हैं ना, मतलब तुम्हें खुद से नहीं भेजने पड़ते हैं कुछ? नहीं, खुद से भेजने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एप्लीकेशन पार्ट होता है वो आप ऑनलाइन तो फिल करते हो, लेकिन उसका ना प्रिंट हम्म। निकालना पड़ता है। लाइक वो फिर इनको सबमिट करने पड़ते हैं यहाँ, मतलब आपको भेजने पड़ते हैं बाय पोस्ट। ओके, बाय पोस्ट। हाँ, ओके। तो आपकी जो डिग्रीज वगैरह होती है वो आप जेरोक्स कॉपी भेज सकते हो, जरूरी नहीं है। मैंने तो जेरोक्स कॉपी भेजी थी, जो जो मेरे पास अवेलेबल थी। तो वो फिर यहाँ पे वेरीफाई होते हैं। अगर इनको कोई डाउट होता है तो ये आपको ना ईमेल करके पूछ लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें वापस से चाहिए, या इसका हमें वीडियो बना के भेज दे। तो वो ओआईए जो आपका यहाँ होता है हर यूनिवर्सिटी का, तो वो आपको ईमेल कर देते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो उसके बाद ओके। यहाँ का होता है, जब उसके बाद यहाँ का इंटरव्यू होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स ने पहले ही इंटरव्यूज लिए होते बच्चों के, तो हम्म। उनको जब एक्सेप्टेंस देते हैं तो उससे पहले ही दिए होते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो वो उसके बाद होगा। ओके, लेकिन इंटरव्यू यहाँ का, इंटरव्यू होगा जरूर। हाँ इंटरव्यू होगा जरूर, या तो पहले होगा या तो फिर बाद में होगा। तो हम्म। लेकिन यहाँ का इंटरव्यू उतना ज्यादा टफ भी नहीं होता। डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर कि वो कैसा इंटरव्यू करते हैं। यूजुअली यही होता है कि आपके लैंग्वेज स्किल्स आपके चेक किए जाते हैं। आपसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है कि आपने कोई काम किया है, नहीं किया है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी मेरी। कुछ ऐसी चीज नहीं हुई थी कि जो मुझे टफ लगे। मेरे काम के हम्म। रिलेटेड उन्होंने इतना ही पूछा था कि कैसे काम किया, क्या काम किया, वगैरह वगैरह। बाकी बस नॉर्मल जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही था, तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो आफ्टर इंटरव्यू आपको ये लोग फिर डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर्स या फिर फाइनेंशियल लेटर्स, क्या आपका प्रोफेसर आपको फंड कर रहा है ये। तो उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो। वीजा में ये है कि साउथ कोरिया का वीजा जल्दी लग जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो विद इन 10 to 15 डेज आपका वीजा लग जाता है। और वीजा में ओके। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता वहां पे। आपको हम्म। आप अगर खुद प्रेजेंट भी नहीं होते हो तो कोई मसला नहीं है, आप किसी और के हाथ डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हो। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऑफलाइन वहां पे देने पड़ते हैं, और आपका वीजा आ जाता है। वीजा के लिए अराउंड, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, शायद 5,000 तक, विद इन 5,000 लग गए थे मेरे, शायद मुझे अच्छे से नहीं याद आज। तो उसके बाद, चलो 5,000 मान लेते, 5,000 तुम्हारे हाँ एप्लीकेशन मतलब फीस लगे, बहुत पांच बहुत ही हजार कम। वीजा, तो हाँ 10,000 में हो गया तुम्हारा। मतलब कोई हाँ। आइल्स एग्जाम हुआ था तुम्हारा, या फिर कुछ इंग्लिश मेरा प्रोफिशिएंसी? आइस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं आइस दूं, बट फिर मेरा जब एक्सेप्टेंस हो गया फिर मैंने नहीं दिया।
तो लेकिन मैं बच्चों को कहूंगी जो ये देख रहे हैं कि आइल्स प्लीज दे दे आप, क्योंकि आइल्स है ना, लेकिन अगर आपका डायरेक्टर प्रोफेसर के साथ लिंक है, आपका एक्सेप्ट मिल जाता है, तो आपको जरूरी नहीं है। बट ये है कि आइल्स से हमारा सीवी बहुत स्ट्रांग होता है। और जो हमारे यहाँ पे मतलब जो हमारे साथ अप्लाई करते हैं, जैसे मोस्टली बाकी कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा, उनका ना आइल्स कंपलसरी होता है वीजा के लिए। ओके। तो उनको आइल्स करना ही होता है। तो जब हम अप्लाई करते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं, तो उनके पास आइल्स होता है, तो वो एक मेन पॉइंट उनसे हमारा वीक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उनको कंपलसरी है। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है एडमिशन के लिए, बट उनके पास होता है। तो अगर हमारा सीवी और उनका सीवी कल को कंबाइन हो, तो शायद उनके लिए ये चीज बेटर हो, हमारे लिए नहीं हो। तो मैं कहूंगी कि आइल्स दे दो आप, अगर रिक्वायरमेंट है भी नहीं, इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका सीवी स्ट्रांग बना देता है, तो आप आइल्स जरूर कर लें। ओके। तो जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए आइल्स ऐसे कंपलसरी नहीं है जैसे पाकिस्तानी और जो दूसरे नेशनल्स हैं उनको है। हाँ, हमारे लिए उनके लिए वीजा के लिए जरूरी है, हाँ, मतलब एडमिशन वीजा के प्रोसेस के लिए लिए। ही। हाँ, हमारे लिए कोई आइल्स वगैरह कंपलसरी नहीं होता। ओके। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे अगर हम यूएस में अप्लाई करते हैं तो एक हम्म। होता है कि हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो अगर हमने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में किया तो कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, कोई किसी का इंटरव्यू नहीं लेता है, सिर्फ सीवी के ओके। बेस पे तुम्हारा एडमिशन होता है। और दूसरा है कि अगर तुम्हें कोई प्रोफेसर चूज कर रहा है तो तुम्हारा इंटरव्यू होता है। तो वही सेम चीज़ है या फिर अगर तुमने सिर्फ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा? तो भी हमारा इंटरव्यू होगा। ऐसा होता है कि अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम्म। हम किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे ना, लाइक हम ये अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया है, तो हम्म। जिस प्रोफेसर के पास आप फंड्स होंगे या जिसके पास वैकेंसी होंगी, तो आपका जो प्रोफाइल होगी या जो आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो उनको फॉरवर्ड किया जाएगा कि आप विलिंग हो कि नहीं। तो जिनके पास जो विलिंग होंगे, जिनके पास वैकेंसी होगे, तो वो फिर आपको ना आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, कि वो आपको फिर वो डिसाइड करेंगे वो आपसे आपको लेना चाहते हैं कि नहीं। बट मुझे लगता है ये चीजें ना कोरिया में कम होती है। यूजुअली पहले ही बच्चे ये लोग ना एक्सेप्टेंस दे देते हैं, एडमिशन प्रोसेस से पहले ही प्रेफर करते हैं ये, कि पहले ही हम ना इंटरव्यू बच्चों का ले और पहले ही देख ले उनका सीवी वगैरह। तो ये हम्म। उन बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू जो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी बीएससी कर रहा है या फिर एमएससी कर रहा जी। है या फिर कोई बीटेक भी कर रहा है, तो जी। उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए कि अगर उनको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उनकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में? अह, अह, उम्म, ये मेन क्वेश्चन है, मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। और मैं तो यही कहूंगी कि आप ना अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करो। सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना बहुत सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो। तो आप जो जो कर सकते हो वो आप करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि मेरे लिए मुझे लगता है कि जो सारी चीजें मेन है, वो पहले तो आपका रिसर्च है। हम्म। बैचलर्स में हमारी कंट्रीज में क्या होता है, हम जब मास्टर्स भी करते हैं तो हमारा ना 3 सेमेस्टर्स हमारा थ्योरी में जाता है, और एक सेमेस्टर हमारा प्रोजेक्ट में चला जाता है। हाँ, और वो भी जब किसी हम यूनिवर्सिटी में, कईयों में तो वो भी नहीं होता है। हाँ, कईयों में तो वो भी नहीं होता। कईयों में ऐसा होता है कि उनको आप जस्ट एक रिव्यू पेपर या रिसर्च पेपर दे दो, उस पे वो प्रेजेंटेशन दे दे, तो हो हम्म। गया। वही होता है हमारी कंट्रीज में बेसिकली। बट यहाँ क्या है, जब हम यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं मास्टर स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट एक ही लाइन में होते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, तो सारा कुछ। तो इनका सीवी हमारे से ऑब्वियसली स्ट्रांग तो होता है। तो हम्म। ये चीज है कि आप अपने ना रिसर्च वर्क पे फोकस करें। आप अगर जब आप मास्टर्स चूज कर रहे हो, और अगर आपके जहन में ये है कि आपको बाहर जाना है, हम्म। तो आप उस हिसाब से चूज करें। लाइक हमारा क्या होता है ना, हम फॉर एग्जांपल मैं भी जब मास्टर्स में जब मेरा सिलेक्शन होने वाला था, तो मेरी 2 यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और एनआईटी। तो हम्म। मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है। तो जब मुझे उन दोनों में से चूज करना था, तो मैं यही बोल रही थी कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है।
हालांकि जो मेरा क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि अब यहाँ आके मुझे लगता है वो क्वेश्चन गलत था। मुझे उस टाइम पे ये मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मुझे आगे जाके ये करना है, इसलिए मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी बेटर है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल लाइक अगर अगर मुझे ये होता कि मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ तो मुझे नेट क्लियर करना है तो कौन सी मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी है, अगर मुझे बाहर जाना है तो कौन सी मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी है। मतलब हम्म। बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि वो पहले से ही अपने दिमाग को में ना ये चीज रखे कि उनको आगे जाके क्या करना है, और उसी हिसाब से अपना प्रोफाइल बनना है, उसी हिसाब से काम करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नेट क्लियर करना है तो मैं शायद अगर रिसर्च में थोड़ा सा कम फोकस करूंगी, एकेडमिक्स में ज्यादा फोकस करूंगी, तो वो मुझे हेल्प करेगा। बाकी दोनों चीजों पे एक साथ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आपको चूज करना पड़ता है कि आपको करना क्या है। दैट इज ट्रू। तो तो आप अपने अगर आपको अब्रॉड आना है, अगर आपकी पीएचडी करना चाहते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आप अपना रिसर्च वर्क जो है वो देख ले, आप किस पे काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना मास्टर्स चूज कर ले, यूनिवर्सिटी चूज कर ले, और वहां पे अपनी लैब चूज कर ले, और डायरेक्ट प्रोफेसर से आप बात कर ले। आप उन्हें हम्म। कहिए कि आप ऐसा करना चाहते हो, आपको ये है, आप इतना टाइम भी दोगे, आप इतना काम भी करोगे, आपको खुद बोलना है। स्पेशली जो कश्मीर में है, मैं उनको मतलब बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ ना प्रोफेसर्स को हमें खुद बोलना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो कुछ प्रोफेसर्स आज अब तो प्रोफेसर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाइक वो उनकी रिसर्च वर्क भी अच्छी है और वो खुद बच्चों को गाइड करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको हमें यहीं से बोलना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनका भी यही है नेट गेट। तो हमें चाहिए कि हम ना प्रोफेसर्स को यहीं से बोले कि हाँ, हमें ना अब्रॉड जाना है, हमें उस किस्म का रिसर्च वो करना है। तो हम्म। फिर जाके वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, प्रॉपर गाइड करेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो मेन है, आप उसमें अच्छे से काम करें, और उसके बाद भी आप काम करें। अगर आपकी पब्लिकेशन है तो आप पब्लिकेशन पे काम करें, अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं है आप किसी रिव्यू आर्टिकल पे काम करें आपके मास्टर्स के दौरान। और अगर आप अपनी लैब में कंटिन्यू काम कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं जो आपने मास्टर्स में काम किया, तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते, आप ना इंटर्नशिप पे चले जाए, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के लिए चले जाए। तो हम्म। जितना जितना आपकी इंटर्नशिप ज्यादा होगी उतने आपके चांसेस होंगे। और ये चीज भी कि आप ना अपनी लैंग्वेज पे फोकस करें। आप आइल्स या टफल जो है उनमें वो दे दे आप। जीआरई अगर मुश्किल आपको लग रहा है तो जीआरई ना दे, जीआरई के बगैर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, बट मगर अगर आप दे सकते हैं तो आप ट्राई कर ले। तो जीआरई डरे कोरिया नहीं, में भी काम करें। कंपलसरी है क्या? यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं, करती यहाँ नहीं है, है? बट यहाँ तो कंपलसरी नहीं है, बट मतलब मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर हाँ, रही हूँ। ओके। हाँ, तो यही तीन चीजें मुझे लगता है मेन है। आपका पहले तो आपका लैंग्वेज, दूसरा आपका रिसर्च, और आपकी रिकमेंडेशन भी मैटर करती है। तो हम्म। यही मेन है कि जो आपकी सीवी को एनहांस कर सकते हैं, और आपका एकेडमिक्स भी अगर अच्छा हो तो आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लाइक अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो तो वहां पे स्किल्स जितनी ज्यादा सीख सकते हो, एक्सआरडी है, सेम है, या बाकी बाकी चीजें जो आपके फील्ड में काम आती है, जितनी आप सीख सकते हो उतनी ज्यादा सीख ले, क्योंकि जितने स्किल्स आपके पास होंगे उतने आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे तुमने मुझे बताया कि 5,000 तुम्हारी एप्लीकेशन फीस थी, 5,000 मान लो जी। वीजा थी, तो सिर्फ दस हम्म। हजार ही लगे तुम्हारे, उससे ज्यादा नहीं तुम्हें कोई कॉस्ट हुआ? हाँ। अगर मान लो नहीं। कोई किसी को आइलेट्स भी देना पड़ता है तो 16,000 वो वाले हो जाएंगे, तो ऑल इन ऑल हाँ। अंडर 50,000 अगर हम मिसलेनियस भी मिला लें तो हो सकता है एडमिशन, अगर कोरिया में करवाना है तो। हाँ, 30,000 थी। अगर हम्म। 16,000 आइल्स का है और 10,000 वो है, तो हम अराउंड मतलब 30 to 35,000 में हो जाएगा। हम्म। तो 50 भी नहीं, 30 to 35 में हो जाएगा। उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, अपोस्टाइल वगैरह। अपोस्टाइल का ये है कि यूजुअली हम जब अपोस्टाइल करते हैं तो बहुत ज्यादा ना हमें कंपनीज या फिर ऐसी एजेंसीज होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। हम्म। जैसे मैंने एक को जब मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना था, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स के 9,000 मांगे थे। ओके।
अपोस्टाइल के। बट मैंने फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया वहाँ दिल्ली मेट्रो स्टेशन में। बहुत ज्यादा ऐसे ना शॉप्स है या फिर हम्म। ऐसी एजेंसीज है छोटी छोटी जो अपोस्टाइल कराते हैं, और उनसे मैंने फिर एक डॉक्यूमेंट बस 1,000 में करा दिया। ओ। मतलब 9,000 की जगह 2,000 मुझे लग गए। तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कम पैसे लगे तो आप ना थोड़ा बहुत रिसर्च भी करो, आप देखो चीजें कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो वो सारी चीजें भी ये है। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो कि आगे वाला बंदा खुद ही देख ले, तो फिर शायद आपको और ज्यादा पैसे लग जाए। हम्म। ट्रू। एंड स्टाइपेंड कितनी है तुम्हारी? गुजारा हो जाता है आराम से? स्टाइफन मेरी ठीक है, अच्छी है। या अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा अच्छे से होता है। एज कम्पेयर टू यूएसए और बाकी कंट्रीज अगर हम देखें तो यहाँ का स्टाइफन कम है। तो बट उतना भी कम नहीं है कि आपका गुजारा नहीं होगा या आपकी सेविंग्स नहीं होगी। कोरिया थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। रुपीज में कितनी हो सस्ता जाती? नहीं है ये। ऑल इन हम्म? ऑल अप्रोक्सीमेटली रुपीज में कितना हो जाता होगा, अगर किसी को आइडिया लेना है कि कितना है? अ, अ, अगर हम पीएचडी की बात करें तो लाइक हम्म। जब हमारा भी टैक्स वगैरह जो है सैलरी से कट हो जाता है, लाइक अराउंड तो आपकी 1 लाख सैलरी होती ही है। तो ओके। फिर जो कट होता है तो 80+ आपका मिल जाता है। हम्म। 80+ में आपका फिर रूम का रेंट होता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और बाकी जो आपका खर्चा होता है। तो आप ये मान लें हाफ आपका खर्च हो जाता है तो हाफ आपका सेव होता है। बट ये भी डिपेंड करेगा हर पर्सन टू पर्सन कि हम्म। वो कैसे, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर वो खाना पीना खुद से करता है तो शायद उसको कम लग जाए, अगर वो बाहर से करता है तो थोड़े ज्यादा लग जाए। और ये फिर इंडिविजुअल पे आपका होगा कि वो कैसे है। बट ये है कि अराउंड 40 तक आप सेव कर सकते हो, कि 40 to 50। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली आई मीन 45,000 या 50,000 तुम घर भेज सकते हो? हाँ, भेज सकते हैं। 30 to 40 तो आप भेज सकते हो, कि ये 50 शायद ज्यादा हो जाए हम्म। शायद फिर आपको। लेकिन 30 to 40 तो आप भेज सकते हो, या आप सेव कर सकते हो। ओके। एंड अगर कोई मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं, एंड अगर उसका एडमिशन होता है पीएचडी में, तो उसका वीजा लग जाता है साथ में, स्पाउस वीजा एंड चाइल्ड वीजा, अ, एंड फिर उनका गुजारा अ, हो जाता है स्टाइपेंड में? अ, मैं मैरिड नहीं हूं तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। लेकिन जो मेरे आसपास यहाँ पे रहते हैं, शायद वीजा थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनका लग जाना, लेकिन लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कपल्स ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ है, जो ये गुजारा तो हो जाता है उनका भी। हम्म। क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन फ्री है। लाइक आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता बच्चों के लिए, आपको फ्री है। ओके। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्कूल्स में आप उनका एडमिशन करा देते हो तो शायद फिर एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो हम्म। थोड़ी बहुत मुश्किल आती होगी, क्योंकि कोरिया जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी है यहाँ। तो बट वो मैनेज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे लोगों के ना दो दो बच्चे, तीन तीन बच्चे अपनी मिसेज के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, या हम्म। फिर तो हो रहा है, हो रहा है मैंने। कर लेते हैं लोग। हम्म। हो जाता है। और अब थोड़ा बहुत पर्सनली तो मैं ज्यादा नहीं जानती, लाइक मैंने कभी उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप क्या। लेकिन जिस हिसाब से हम देख लेते हैं वो काफी खुश है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अल्लाह ताला और खुश रखे। तो कर लेते हैं मैंने। चलो सही है। अब मेरे को और कोई क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है जो मैं पूछ सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ और ऐड करना है इसमें, जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनके लिए, कि जो तुम्हारे दिमाग में है कि हाँ मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए, जो कि अभी डिस्कस नहीं हुई है। हम्म। ऐसे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, बट जो व्यूअर्स है जो वाकई चाहते हैं कि वो किसी जगह एडमिशन ले ले, किसी अच्छी जगह एडमिशन ले ले, लाइक उनको हम्म। यही चीज बोलूंगी कि ये एडमिशन आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आपने बस अप्लाई किया आपको एडमिशन मिल गया। आपको बहुत राइट। ज्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, आपको खुद पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले तो अगर आप कश्मीर से मास्टर्स कर रहे हो या इंडिया से मास्टर्स कर रहे हो तो आपको
मास्टर्स भी उसी लेवल का करना होगा कि आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल जाए। या अगर आप बैचलर्स में हैं तो शायद आपके चांसेस, मुझे लगता है मास्टर्स में ज्यादा चांसेस होते हैं अप्लाई करने के एज कम्पेयर टू पीएचडी, क्योंकि फिर आपका मास्टर्स में अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस, सॉरी बैचलर्स में अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी ना हो तो ये लोग शायद प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो शायद इनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके पास थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस हो। तो ये है कि आप मास्टर्स में ट्राई कर ले, और अगर मास्टर्स में नहीं हो रहा है आपको तो आप खुद पे काम कर ले आप, और ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर लिया तो आपका हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ट्राई करनी है, बहुत ज्यादा प्रोफेसर्स को, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। तो जितना हो सके, जिसको हो सके कर लो, जब तक ना दरवाजा खुले तब तक नॉक करते जाओ, तो मिल ही जाएगा आपको। राइट, अभी तुमने बोला तो मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चंस और आए हैं, तो वो भी पूछ ही लेती हूँ मैं। तो अभी तुमने ईमेल्स का मैंने नहीं पूछा, ईमेल्स कितना इम्पैक्ट डालते हैं तुम्हारे एडमिशन प्रोसेस में? ईमेल्स करना बहुत ज़रूरी है या फिर सीधा अप्लाई कर दो हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में? नहीं, कोरिया में ईमेल्स करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लोग पहले एक्सेप्टेंस देते हैं बच्चों को, बाद में वो अप्लाई करते हैं। मतलब ओके। आपकी ईमेल बहुत जरूरी है। लाइक हम्म। अगर आपको कोरिया में एडमिशन करता है, आपके चांसेस, अगर आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो तो उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आप ईमेल कर रहे हो और आपकी एक्सेप्टेंस प्रोफेसर ने दे दी, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप अगर आप कोरिया आना चाहते हो तो आप ईमेल्स कर लो, जितनी चाहे उतनी ईमेल्स कर लो, हर एक प्रोफेसर को कर लो। तो फिर तो ईमेल्स बहुत यूनिवर्सिटीज़ जरूरी है। को कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उस यूनिवर्सिटी में हमें जाना है, और कौन से प्रोफेसर को कांटेक्ट करना, वो कैसे पता लगेगा कि उनकी लैब में कोई ओपनिंग है और मैं उनकी लैब में ट्राई कर सकता हूँ? यहाँ पे ना ये चीज है कि यहाँ पे पता नहीं चलता कि आपकी लैब में ओपनिंग है कि नहीं। ये ओके। चीज यहाँ का है। लाइक मतलब मैं अगर अपने डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी लैब में ओपनिंग है कि नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा फंड्स पे। अगर प्रोफेसर के पास फंड्स है तो वो जितने चाहे बच्चे ले सकता है, वो हर सेमेस्टर भी ले सकता है। अगर उसके पास फंड्स नहीं है तो शायद वो ना ले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वैकेंसीज का नहीं है, हर एक प्रोफेसर ले सकता है। मतलब मुझे लगता है हर एक सेमेस्टर में हर प्रोफेसर एक ना एक स्टूडेंट को ले ही लेता है, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो आउटसाइडर हो। तो आप बस अप्लाई कर लो। रही बात यूनिवर्सिटी को, वो हम गूगल से देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज कितनी ज्यादा है। यूनिवर्सिटीज तो बहुत ज्यादा है। बाद में थोड़ा बहुत हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम कैसे डिपार्टमेंट्स को सर्च करें, हम कैसे प्रोफेसर्स को सर्च करें। उनका काम, हर एक लैब का एक पेज होता है कोरिया में, उन्होंने बनाया होता है, उसमें उनका रिसर्च वर्क होता है, उसमें उनकी पब्लिकेशंस होती है। तो अगर हम ऐसा करें, पहले हम यूनिवर्सिटी साइट पे जाए, फिर वहां से डिपार्टमेंट को टारगेट करें, डिपार्टमेंट से प्रोफेसर्स का सीवी ही हम देख ले कि कौन सा प्रोफेसर है जो हमें लगता है हम वो काम करना चाहते हैं। तो वहां से चूज करके उनके लैब पेज में जाए, ये देखे कि कैसा काम कर रहे हैं। अगर हम इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत पहले उनका काम पढ़ ले, बाद में उसी हिसाब से अपना सीवी एसओपी डिजाइन करके उनको सेंड करें। ऐसे ही रैंडमली किसी भी प्रोफेसर को सीवी ना सेंड करें जब तक ना हम थोड़ा बहुत उसका काम पढ़ ले, और उसके हिसाब से अपना सीवी या एसओपी जो हमारा जो है उसको डिजाइन कर ले। ओके। एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे यूएस में क्या होता है कि तुम डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी आ सकते हो, अगर तुमने बैचलर्स है वो 4 साल की कर रखी है तो तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो पीएचडी में। तो वो सेम है कोरिया में भी? अगर किसी ने मान लो बी फार्मा कर रखे है जो 4 साल की होती है, या फिर बीटेक कर रखे जो 4 साल की होती है, तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए या फिर उनको मास्टर्स करनी जरूरी है? इस बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने आसपास किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा है कि जो हो इस तरीके से। लेकिन इंटीग्रेटेड में बहुत सारे बच्चे होते हैं। लाइक जैसे हमारा पीएचडी 4 साल का होता है, तो अगर आप इंटीग्रेटेड में आते हो तो आपका 5 साल में मास्टर्स और पीएचडी दोनों हो जाता है। डायरेक्ट एडमिशन होता है कि नहीं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं और तुम्हारी फीस लगती है क्या कुछ पीएचडी में सेमेस्टर वाइज कोर्सेज की? है। फीस होती है,
जो जब हम एप्लीकेशंस फिल करते हैं तो उसके साथ हमें ना एक स्कॉलरशिप मिलती है। वो हर एक यूनिवर्सिटी की शायद अलग अलग हो। हमारी यूनिवर्सिटी में किंग्स है। तो ओके। किंग्स से क्या होता है, अगर मेरी फुल फेलोशिप लग जाती है किंग्स, तो वो एक सेमेस्टर की फीस वहां से आ जाती है। तो अगर मेरी दूसरे मतलब जब तक मेरा कोर्स वर्क होता है तब तक मेरा किंग्स लग जाता है। तो वो कभी फुल लग जाता है, कभी हाफ लग जाता है। तो अगर हाफ लग जाती है तो फिर ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स किसी किसी लैब में हमें खुद देनी पड़ती है, बट यूजुअली प्रोफेसर्स वो दे देते हैं। या तो फिर वो आपका आरए लगवाते हैं या टीए लगवाते हैं उस सेमेस्टर के लिए। तो वो वहां से आ जाती है। फीस का कुछ भी आपको खुद से नहीं देना पड़ता है। ओके। अगर देना भी पड़े तो वो वापस आ जाता है, फिर रिटर्न आपको दे देते हैं। तो अपने पैसे नहीं जाते फीस में। सही। और तुम्हारा कोर्स वर्क कैसे है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर? जैसे तुम फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो तुम्हें कितने कोर्सेज लेने होते हैं? जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे में क्या है कि हम्म। मुझे 4 सेमेस्टर तक मुझे 6 कोर्सेज लेने पड़ते हैं, और प्लस एक हम्म। सेमिनार लेना पड़ता है। जो डिवीजन मैंने सिलेक्ट किया है वो कंपलसरी है उसको पास हम्म। करना। और 4 क्यूमुलेटिव एग्जाम्स हैं, वो भी पास करने बहुत ज़रूरी हैं 4 सेमेस्टर के अंदर। और एक हम्म। डायग्नोस्टिक एग्जाम था जो यहाँ पे आते ही मुझे देना था, उसके बाद ही मैं हम्म। पीएचडी कंटिन्यू कर पाती थी। तो एक वो था। और 4 सेमेस्टर के बाद 2 साल के बाद एक रिसर्च एग्जाम भी होता है। तो अगर वो नहीं किया तो फिर तुम पीएचडी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ है क्या तुम्हारे, मतलब तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी? अ, हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि हमें भी 4 साल का 4 सेमेस्टर का कोर्स वर्क होता है। चार ओके। सेमेस्टर हमारे ना, जैसे इंडिया में क्रेडिट्स होते हैं, तो हम्म। यहाँ पे भी हमारे क्रेडिट्स होते हैं, लाइक हर सब्जेक्ट के। तो पीएचडी में आपके 36 क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो हम्म। हर सेमेस्टर आप 9 ले सकते हो, 9 क्रेडिट्स, 10 क्रेडिट्स, वो लिमिट होती है, उतने ले सकते। तो हम्म। आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेमेस्टर में मैंने 3 ले लिए, एक में दूसरे में 3 ले लिए। तो फिर वो कंप्लीट करने हैं मुझे चार चार सेमेस्टर्स में। हम्म। आ, उसमें उसी में हमारा सेमिनार का भी आता है, उसी में हमारे सब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो वो आपको ना पास करना पड़ता है। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है। तो ओके। कॉम्प्रिहेंसिव में ये है कि जब आप कॉम्प्रिहेंसिव दे देते हो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो पीएचडी के लिए। बट ये है कि अगर कोई ऐसा होता है, कोई बच्चा जो पास नहीं कर पाता, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर भी दे सकता है। ये नहीं है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता आगे जाके। तो कोर्स वर्क उतना मुश्किल भी नहीं होता, बट उतना इजी भी नहीं होता, पढ़ना तो पड़ता है। तो हाँ, लेकिन वो ये तो है है। कि ये नहीं है कि अगर आप फेल हो गए तो आप नहीं दे सकते। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपको नए से एग्जाम ले लेते हैं ये लोग। तो जब तक ना आप पास हो जाओ, चाहे 2 बार ले, 3 बार ले, लेकिन ये आपको वो चीजें दे देते हैं। तो हाँ, 4 सेमेस्टर का कोर्स वर्क होता है और उसके बाद कम्प्रिहेंसिव। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता हमारा कि जो मतलब अगर हम ना दे तो हम एलिजिबल नहीं है। तो पहले टॉपिक होता था यहाँ पे, उसमें कोरियन लैंग्वेज का होता था टेस्ट, वो कंपलसरी होता था देने के लिए। बट शायद इस बारी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ना एसएमएस आया था कि वो अब उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो अब वो भी नहीं है। ओके। और वो उसमें भी बेसिक आपको कोरियन लैंग्वेज के बारे में पूछते थे। तो हम्म। ज्यादा वो भी मुश्किल नहीं होता था। ओके। बस मेरे इतने ही हम्म। क्वेश्चंस थे। तो या दैट्स इट for today. I hope you liked this podcast series, and yeah, see you in next podcast. अभी मैं इंशाल्लाह सी